नमस्कार, मेरे देश की धरती के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं लालचंद्र सिंह। हर बार की तरह कार्यक्रम के इस अंक में भी हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी खबरें जिनका नाता हमारी और आपकी जिंदगी से है। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात करते हैं एक दिलचस्प खेल फुटबॉल की। दोस्तों, हमारे देश में फुटबॉल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। नवयुवक क्रिकेट के ग्लैमर में रंगते जा रहे हैं। यहाँ तक कि आईपीएल नवयुवकों को चमक बिखेरने का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। देश के उद्योगपति भी इस आईपीएल में ही काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। खिलाड़ियों की तो पौ 12 है। वहीं दूसरी ओर फुटबॉल के क्षेत्र में ऐसा कोई आकर्षण युवाओं को नहीं लग रहा है जिसमें वो अपना भविष्य तलाश सकें। खेल संघों पर राजनेताओं का कब्जा है और दूसरी ओर आधारभूत ढांचा फुटबॉल के विकास में आड़े आ रहा है। तो हमारे देश में फुटबॉल की क्या हालत है और क्या संभावना है, आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। क्या किया तूने? इधर क्या हो? फिर पकड़ा जी का गेंद समझ में नहीं आता। आप लोगों ने हिंदी फिल्म लगान देखी होगी। इस फिल्म में अंग्रेज लगान माफ करने के लिए नायक आमिर खान को क्रिकेट मैच खेलने का चैलेंज करता है। मैच जीतने पर लगान माफ कर दी जाएगी, नहीं तो हारने पर दुगना लगान देने की शर्त रखी जाती है। नायक पशुपेश में पड़ जाता है। गांव वालों से सहमति लेकर नायक मैच खेलने को तैयार हो जाता है। आखिर में जीत गांव वालों की होती है और अंग्रेज पूरा लगान माफ कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि हिंदुस्तान में क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना है। देश आजाद हुआ। आजादी के बाद करीब 80 के दशक में जब भारत ने 1983 का विश्व कप जीता, पूरे देश में मानो क्रिकेट की लहर की शुरुआत हो गई। वो लहर बदस्तूर जारी है। इस क्रिकेट की लहर में देश में खेले जाने वाले अन्य खेलों का ग्राफ नीचे गिरता चला गया। ऐसा ही एक खेल था फुटबॉल। 50 के दशक में हिंदुस्तान की फुटबॉल की स्थिति ये थी कि हम विश्व कप फुटबॉल 1950 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन किसी कारणवश उस सुनहरे मौके को चूक गए। उसके बाद लगातार फुटबॉल का ग्राफ नीचे गिरता गया। 90 के दशक में हम विश्व के 100 फुटबॉल टीमों में शुमार हुआ करते थे, लेकिन आज हम 145वें स्थान पर काबिज हैं। आखिर इस खेल की दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है? कोई जवाब देने को तैयार नहीं। जहां तक पूर्व खिलाड़ियों की माने तो उनका कहना है कि हिंदुस्तान की फुटबॉल की बर्बादी का कारण खेल संघों में बैठे राजनेता पदाधिकारी हैं। इन पदाधिकारियों की भी खेल के प्रति दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ वातानुकूलित कमरे में बैठकर राजनीतिक जोड़ तोड़ करना और बाकी बचे समय में कागजी खेल की नीति तैयार करना, जिसका नतीजा है आज क्रिकेट को छोड़कर हर खेल हाशिए पर है। पंडित नेहरू ने एक बात कही थी, टेक्निकल मैन पावर इन ए नेशन काउंट्स मच मोर देन गोल्ड, सिल्वर एंड मनी। अब
आप लोग ये काम कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, अगर मैं कैमरा हैंडल करूं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जो लोग फुटबॉल कभी देखे नहीं वो फुटबॉल चला रहे तो ऑब्वियसली तो उनको तो प्लानिंग होगी नहीं ना। तो ये प्रॉब्लम है, स्टेट लेवल से लेके इंडिया लेवल तक ये प्रॉब्लम है। जिन लोगों के हाथ में फुटबॉल है, एक्सेप्शन तो हर जगह, तो बाकी सब दे हैव किल्ड फुटबॉल इन इंडिया। फीफा रैंकिंग में जब हम अपग्रेडेड होते हैं तो उसके बाद क्या है, हमारे मोटिवेशन और बढ़ जाना चाहिए, और हमारे जो अपने गवर्नमेंट्स हैं उनके तरफ से भी हमें मोटिवेशन होना चाहिए, प्लस हमारे जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से जो है एक जो टाई अप होना चाहिए, उसमें कुछ खामियत है। पैसे वाले पैसा कैसे बनाते हैं, देश के धन कुबेरों से सीखें। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में खिलाड़ियों पर धन वर्षा हो रही है। क्रिकेट का उदयमान खिलाड़ी जो अभी अभी क्रिकेट के मैदान पर कदम रखता है, ये धन कुबेर लाखों रुपए में हाथों हाथ ले लेते हैं। और जो खिलाड़ी इस खेल में अपना स्थान बना चुका है, उनके बारे में कहना ही क्या, करोड़ों के मालिक हैं। वहीं दूसरी ओर फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, वो खिलाड़ी आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। आपके जो पॉवर्टी लेवल है उससे नीचे लेवल से आते हैं, जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, नो डाउट। तो नेचुरली उस वजह से जब वो आते हैं तो उसके बाद जब उसको कुछ मिलता नहीं है तो उस पर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो वो क्या करेगा, तब वो नेचुरली डाइवर्ट होगा इसके इधर उधर। तो वो चीज़ ना करके अगर गवर्नमेंट उसको क्या है, उसी खेल के जिससे उसको इज्जत मिली है उसमें अगर उसको प्रमोट करे, क्या भी आपको कोच बना रहे हैं, आपको पेंशन सिस्टम कर रहे हैं, तो ये सब सिस्टम अगर करें तो नेचुरली कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि इस खेल के प्रति सहानुभूति नहीं होगा और वो आएगा नहीं। हिंदुस्तान का फुटबॉल आज भी जिंदा है, लेकिन क्रिकेट को जो सुविधाएं मिल रही हैं, इसके मुकाबले फुटबॉल को भी सुविधाएं मैसर नहीं हैं। आज भी खेल के मैदान का अभाव है, खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। देश का युवा फुटबॉल से पीछा छुड़ा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? देश के लिए खेलता है, देश का नाम रोशन करता है, और बदले में मिलता क्या है? न नौकरी, न ही पेंशन, और न ही सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कोई सुविधाएं। प्लेयर्स को जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, उसको इंश्योरेंस होगा, उसके प्रॉपर जो है फैमिली को लुक आफ्टर होगा, उसको उसके बाद उसको क्या है देखेगा क्या फुटबॉल खेलने से उसको फुटबॉल के वजह से ही सब कुछ मिल रहा है, तब तो फुटबॉल के लिए आएगा। अगर उसको कुछ दिख नहीं रहा तो वो क्यों आएगा? आज हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं। हमसे कई छोटे देश जो आज फुटबॉल के मामले में हमसे कहीं आगे हैं। इसका कारण है इन देशों में खिलाड़ियों को सभी सुविधाएं प्राप्त हैं, जिसके कारण ये देश अच्छे नतीजे दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फुटबॉल को चलाएंगे कैसे आप। एक दूसरी बात यह है, 2 गेम ऐसे हैं जो उनसे ज़्यादा सस्ता गेम कोई नहीं, और हिंदुस्तान गरीब मुल्क है। आज भी हिंदुस्तान की 70% आबादी गरीब है। एक फुटबॉल डालिए, 2 ईंट इधर रखिए, 2 ईंट उधर रखिए, 24 बच्चे खेलेंगे, उसमें से एक बच्चा तो निकल आएगा। वॉलीबॉल 2 लकड़ियां गाड़ दीजिए, एक डोरी बांध दीजिए, 6 बच्चे 12 बच्चे हाथ मारते रहेंगे तो एक तो निकल आएगा। लेकिन क्या पॉपुलर किया इसको? आप बड़े बड़े स्टेडियम बना दिए, स्टेडियम बना के आपने उनको बंद कर दिया। देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को तराशने की। छोटे शहर, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी प्रतिभाओं की भरमार है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। अगर देश के फुटबॉल के स्तर को उठाना है तो खेल संघों को इस ओर भी नजरें इनायत करनी होगी। प्लेयर तो बनता जो है झोपड़ी का बच्चा, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली में कितने ग्राउंड है आप मुझे बता दीजिए, कितने स्कूलों में स्पोर्ट्स होता बता दीजिए। कोई पूछने वाला है कि भाई तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स क्यों नहीं हो रहा? स्कूलों को रिकग्निशन दिए चले जा रहे हैं, आपके पास हेल्थ का कोई है ही नहीं। औपचारिकतावश फुटबॉल संघ को देश के फुटबॉल के स्तर को उठाने की याद आती है। देशी प्रशिक्षकों को छोड़कर विदेशी प्रशिक्षक की याद आने लगती है। रुपए बहाए जाते हैं, लेकिन परिणाम ढाक के 3 बात होते हैं। जरूरत इस बात की है कि अगर देश के फुटबॉल के स्तर को उठाना है तो ईमानदारी पूर्वक विचार करना होगा। इसके पीछे कारण ये है कि हम देख रहे हैं कि विदेश के जिस कोच को हम ला रहे हैं उसके जो है पर्सनल बैकग्राउंड प्लस उसके कंट्री के बैकग्राउंड ये है कि अभी वो बहुत अच्छा प्लेयर रहा होगा या उसके कंट्री का पोजीशन जो है फुटबॉल में फीफा रैंकिंग में बहुत ऊपर है। तो नेचुरली हम सोचते हैं क्या एक प्लेयर कोच को ऐसे लाएं क्या जो फीफा रैंकिंग में उसके कंट्री काफ़ी ऊपर है और खुद खेला हुआ है, तो उसको अनुभूति हमें अगर देगा तो हम आगे बढ़ेंगे नो डाउट पूरा। मगर उसको लाने के से पहले
उसको हमारे जो वातावरण है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे उसको वातावरण में उसको पहले आना चाहिए। देश के फुटबॉल के स्वर्णिम भविष्य के लिए खेल संघों के साथ साथ सरकार को भी इस दिशा में कारगर और ईमानदार प्रयास करने की जरूरत है। तब जाकर हम विश्व के अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी बात फुटबॉल की हालत और संभावनाओं की। अभी वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हम जल्दी ही हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अपना मनपसंद कार्यक्रम मेरे देश की धरती। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। अब बात करते हैं एक ऐसे नवयुवक की जो अपनी जिंदगी बेसहारा स्लम में रहने वाले बच्चों के नाम कर रहा है। सिल्वेस्टर नामक यह युवक स्लम और बेसहारा और गरीब बच्चों को शिक्षा के साथ साथ फुटबॉल का प्रशिक्षण दे रहा है। कई बच्चे तो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी भी कर रहे हैं, तो कई बच्चे फुटबॉल के क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। आइए देखते हैं सिल्वेस्टर के इस अनोखी पहल को। दिल्ली का विकासपुरी का इलाका, विकास से कोसों दूर, सुविधाओं का अभाव। यह इलाका प्रवासियों का बसेरा है। झुग्गी झोपड़ियों से पटा स्लम का यह इलाका यहाँ के लोगों की आय का जरिया है दिहाड़ी के तहत कमाना। अगर किसी दिन काम नहीं मिलता तो घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। हमने राह चलते सड़कों और फुटपाथ पर ऐसे गरीब बच्चों को देखा होगा जो अक्सर हमें गाली गलौज या गंदगी फैलाते नजर आते हैं। कभी यह बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करते नजर आते हैं, तो कभी भिखारी के रूप में ट्रैफिक सिग्नल या रेलवे स्टेशन या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नजर आते हैं। हम में से कई लोग रोजाना इन्हें देखकर तरस खाते हैं और निकल जाते हैं। इन गरीब बच्चों की स्थिति को देखकर कुछ लोग सरकार को दोष देते हैं, तो कुछ प्रशासन को दोषी ठहराते हैं और कुछ समाज को दोषी मानते हैं। काश हम इनके लिए कुछ कर पाते, कहते हैं, और काश शब्द की सीमाओं में ही सिकुड़ कर रह जाते हैं। लेकिन हम में से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस काश शब्द की सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ते हैं और इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम करते हैं कि दुनिया देखते रह जाती है। कैसे आसमान में सुराख नहीं हो सकता यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। कुछ इसी तरह की कहावतों को साकार किया है सिल्वेस्टर ने। अगर दिल में जज्बा हो, जुनून हो और अगर सच्ची लगन हो तो समाज क्या, देश क्या, दुनिया को भी बदला जा सकता है। माई एंजल्स अकादमी संस्था के माध्यम से सिल्वेस्टर स्लम्स में रहने वाले ऐसे गरीब बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं जो कभी असामाजिक कार्यों में लिप्त रहते थे। 13 साल में ही मैंने 20 बच्चों के साथ माई एंजल्स एकेडमी शुरू कर दिया था। माई एंजल्स एकेडमी का नाम तो कुछ साल पहले ही मैंने रखा था, लेकिन उसका नींव, उसकी शुरुआत वहीं से हो गई थी। वहीं से एक रूल बना दिया था, आप नहा के आओगे तो मेरे साथ खेल सकते हो, नखून काट के आओगे तो मैं आपको पेंसिल शेयर करूँगा। तो स्पोर्ट्स में तो शुरू से रहा और फुटबॉल के थ्रू मैंने उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि हर बच्चे का एक खेल उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उसकी उपलब्धियां बड़े बड़े स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल में, आपको बहुत एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ, बड़े खुश हो जाएंगे। 120 बच्चे अभी पढ़ते हैं इस माई एंजल्स एकेडमी में और एक बच्चा गाली नहीं देता। और ये वो बच्चे थे जो कि भिखारी थे, रैक पिकर्स थे, ड्रग एडिक्ट थे, चोर थे, वेगाबॉन्ड थे और कई बच्चे टेररिस्ट तक बनने के लिए सोच रहे थे। इस अकादमी के बच्चों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखा जा रहा है। यहाँ से निकलने वाले बच्चे सरकारी नौकरियां कर रहे हैं। संदीप का मैं बताना चाहता हूँ, संदीप का अभी मेरा
सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है, कई सालों से, बचपन से वो मेरे साथ रहा है। उसने भी सारे जितने मैंने शब्द यूज़ किए हैं, कूड़ा बीनना, नशाबाजी करना, गाली देना, चोरी करना, ये सब कर चुका है। लेकिन आज वो इंडियन बैंक में, अभी कुछ 1 महीना ही हुआ उसको, इंडियन बैंक में अभी नौकरी कर रहा है, बेगर टू बैंकर। फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है और सबसे बड़ी बात, वॉलंटियरली 50% अपना सैलरी हर महीने एंजल्स को देने के लिए उसने ऐलान कर दिया। जुनूनी सिल्वेस्टर को इस कार्य के लिए आसपास के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन सिल्वेस्टर अपने धुन में मस्त अपने काम को अंजाम दे रहा है। लोगों ने कई तरह के दबाव भी बनाए, लेकिन सिल्वेस्टर कहाँ मानने वाले। इस सफ़र में काफ़ी मुश्किलें आई हैं, अभी भी मुश्किलें हैं। जब मैंने शुरू किया था सब लोगों ने मुझे पागल करार दे दिया, वो हर किसी को ऐसे ही होता है, जब शुरू करते हैं पागल सबसे इजी टाइटल मिलता है, पागल। सबसे बड़ा ये दुर्भाग्य है यहाँ पर कि पहले तो सब लोग बात करते हैं कि ये होना चाहिए, जब कोई करता है उसको प्रोत्साहन करने से ज़्यादा उसको ख़त्म ही कर देना चाहते हैं। और ऐसे कई वाक़ये आए हैं कि मेरी सोच को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी गई, वो भी उन लोगों से। देखो झुग्गी झोपड़ी में तो मैं उन लोगों का तो पढ़ाई और उनका बैकग्राउंड ऐसा है, वो बहुत नेगेटिव रहते हैं, तो मैं उनके बारे में तो ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं उन लोगों का भी बड़ा ये हूँ जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनके पास सब कुछ था, वो लोगों ने भी पूरी कोशिश करी। इस अकादमी के बच्चे पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी नाम रोशन कर रहे हैं। फुटबॉल के बदौलत इन बच्चों को विदेशों से बुलावा आ रहा है। काफ़ी दोस्त थे मेरे साथ, तो वो सब एंजल्स में ज्वाइन हो गए थे, उनके साथ मैं घूमता, फिर वो धीरे धीरे मेरे साथ हट गए थे, कहने गाली उली देते हो, तो इसलिए फिर मैं भी आया एंजल्स में। फिर एक साल में भैया ने, मैं एंजल्स में ऐसे ही आता रहता था, फिर भैया ने बोला आप पार्क क्यों नहीं आते। फिर मैं पार्क गया था, पार्क के जाने के बाद फिर मैं रोज़ खेलता रहता फुटबॉल। भैया बोलते थे जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो पीछे रहेगा। तो फिर मैं मेहनत करी, आज अब मैं फ्रांस जा रहा हूँ, वही भैया की वजह से। भैया ने मेरे पीछे जो करा, मेरे लिए, मेरी भलाई के लिए करा, तो भैया ने। कभी ये बच्चे सड़कों पर कूड़ा बीना करते थे, लेकिन आज इन बच्चों का चुनाव विदेशी फुटबॉल टीम में हुआ है। ये बच्चे जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पहले मैं कबाड़ी बीनता था, नशेबाजी ये सब करता था। उसके बाद फिर भैया मिले, उसके बाद फिर मैं भैया मिले, उसके बाद भैया ने मुझे फुटबॉल के थ्रू लेके आए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बिहेवियर में कैसे किसी दूसरे का कभी गाली उली नहीं देना चाहिए। काफ़ी उसमें फिर पहले मैं बहुत मतलब दिन रात भर मैं घर नहीं आता था, तो उस शादी उदी में मैं पैसे उससे लूटने जाता था, तो फिर भैया मुझे फुटबॉल के थ्रू ले गया। उसके बाद आज मेरा सपना है मैं इंडिया खेलूँगा। और भैया जो भी है, भैया मुझे इतना करते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा, मैं एंजल्स के लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगा। यहाँ आने के बाद बच्चों को सपनों के पंख लगने का एहसास हो रहा है। दिनों दिन नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बेताब हो रहे हैं। लड़के कारनामा तो कर ही रहे हैं, लेकिन लड़कियां भी पीछे नहीं रहना चाहती। नृत्य और पढ़ाई के साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। भैया भी ऑफिस से आके फिर सबको 6-6 घंटे सबको पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं, और फिर एक बच्चे को सबको काउंसलिंग करते हैं, छोटे से लेके बड़े को तक को टाइम देने की कोशिश करते हैं। भैया खुद काउंसलर हैं, घर में देखना, बाहर देखना, ऑफिस देखना, एक अकेले इंसान होके 120 बच्चे को लेके साथ चल रहे हैं। पर भैया का ये पर्पस नहीं है, भैया का ये पर्पस है मैं सिर्फ 120 बच्चे को नहीं, दुनिया में जितने भी गरीब बच्चे हैं मैं सबको मदद करूं। पर ये मदद जब भी हो सकता है जब हम लोगों को एंजल्स, मतलब हम लोगों को एक रहने के लिए जगह मिलेगा। ये जगह कभी भी टूट सकता है और हम लोगों के सपने भी कभी भी टूट सकते हैं। सिल्वेस्टर को अपने बच्चों पर गर्व तो होता है, लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं। एक छोटे से कमरे में इनकी एकेडमी चलती है।
जगह पर्याप्त नहीं है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस इन्हें दरकार है अपने एकेडमी को चलाने लायक जमीन की, जिससे कि ये और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। हमारे पास मैदान नहीं है। हमारे पास अगर हमारा एकेडमी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो छोटा सा यही है जहाँ पर मैं खड़े होकर कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो कुल 10-15 बच्चे ही बैठ सकते हैं ढंग से, लेकिन यहाँ पर 120 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप समझिए कि अगर हमें अपना ज़मीन मिल जाए, क्योंकि ये जो मॉडल है हम गांव-गांव, शहर-शहर तक हिंदुस्तान और बाहर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये हासिल करके दिखा दिया है। लेकिन आज भी ये समस्या है कि हमने इतने बड़े-बड़े टूर्नामेंट जीत चुके हैं। दिल्ली में जितने बड़े-बड़े टूर्नामेंट आए, जहाँ पर बड़े-बड़े एकेडमीज़, जिनका वो एकेडमीज़ की बात कर रहा हूँ जिनका जिम है, स्विमिंग पूल है और विदेशी कोचेस हैं, उनको हमने हराया है। कहते हैं कीचड़ में ही कमल खिलता है। सिल्वेस्टर इन बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं। सिल्वेस्टर के इस मिशन को कामयाब करने में ये बच्चे भी तन, मन और धन से लगे हुए हैं। दोस्तों, अब बारी आ गई है आपसे विदा लेने की। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही, लेकिन कार्यक्रम का ये अंक आपको लगा कैसा, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का तो हमें ख़ास तौर पर इंतज़ार रहता है। कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है मेरे देश की धरती, कमरा नंबर 226, DD न्यूज़, दूरदर्शन भवन, टावर B, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन है 011-2338-6947। और अगर आप कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है मेरे देश की धरती @dd.nic.in। तो गांव, शहर और खेत और खलिहान से जुड़ी तमाम खबरों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भारत, जय किसान, नमस्कार।